तो स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐसे मानिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिक्वायरमेंट होता है कि जब कोई पार्टिकल, कहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट होगा, तो कोई पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसी एक्सिस के बाद, किसी लाइन के बाद रोटेट करते रहता है, तो उस लाइन के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आगे के लेक्चर में, लाइक एंगुलर मोमेंटम या सपोज कीजिए टॉर्क या व्हाटएवर, तो वहाँ पे या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक फर्स्ट लेक्चर इसमें आपको ये नहीं बोलूँगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोशन कितने टाइप का होता है, या कम्बिनेशन ऑफ मोशन क्या होता है। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाय वन सिस्टमैटिक तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चाहिए होगा, तभी आप भूल जाइए कि कहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल है m1, डिस्क्रीट पार्टिकल m2, m3 एंड m4। तो जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी पार्टिकल का, उस पार्टिकल के पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए क्या देना है। सब ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 है, इसका r4 है। एक और मान लेते हैं, बहुत सारा पार्टिकल है तो इसका nth पार्टिकल मान लेते हैं Rn है, करेक्ट। तो किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लेते हैं इस पार्टिकल का, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? इसका फार्मूला होता है इसका मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वैसे ही I2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? nth पार्टिकल का क्या होगा? mn Rn स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो सबसे पहले बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी को स्केलर के तरीके से ऐड करेंगे, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हो सकता है कि इसमें एक ही पार्टिकल रहता तो सिर्फ एक वैल्यू हो जाता। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है लेकिन डिस्क्रीट पार्टिकल है, करेक्ट। तो पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जिसमें इतना m1 m2 m3 m4 एंड mn ये सारे पार्टिकल है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इन सबका इंडिविजुअल सम हो जाएगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mi ri का स्क्वायर और i इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। इसको क्या मैं वेक्टोरियल मेथड से ऐड किया, इसी पे ऑब्जेक्टिव जेईई में पूछा हुआ है, कम से कम 10 टाइम्स पूछा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालने का, करेक्ट। सामना ठीक से बैठना है, थोड़ा डिसिप्लिन बैठना है सबको, कैजुअल नहीं। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा रहना पड़ेगा आप लोगों से। सीरियस सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन तक तो हो चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन प्रॉब्लम करवा चुका हूँ, हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए
अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास एक लाइट रॉड है, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा था, एक लाइट रॉड है और ये लाइट रॉड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, करेक्ट है? तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, अब तक मुझे इस M1 है और M2 है, और इसका डिस्टेंस है R1 R2 हो सकता नहीं हो सकता है, करेक्ट? तब इस पूरे सिस्टम का मास का M1 M2 का रॉड का, बट जिस रॉड में मास ही नहीं है, लाइट रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m का भी 0 तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करेक्ट है? और अभी आप पार्टिकल का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो ख्याल रखिएगा, पार्टिकल जब मान रहे हैं तो जिसको पार्टिकल बोलते हैं उसका डायमेंशन ऑलमोस्ट डायमेंशन उसको नेगेटिव मानते हैं, उसका रेडियस नहीं मानते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं पार्टिकल, तो पार्टिकल का नो डायमेंशन, जैसे पॉइंट से हम लोग इमेजिन करते हैं, करेक्ट? इसलिए पार्टिकल के अंदर का जो रेडियस है स्फीयर टाइप का जो रहा होगा उसको हम क्या मान रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, करेक्ट है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ये तो हुआ कि डिस्क्रीट पार्टिकल का, करेक्ट? लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, करेक्ट है ना? एक रिजिड बॉडी है, अब आपको बाद में डिफिनेशन पढ़ाऊंगा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, तो ये आपको डिफरेंस समझाएंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। अभी के लिए मोटा मोटी मान लीजिए कि रिजिड बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जिसमें बॉडी के अंदर कोई भी दो पार्टिकल का पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज, पूरा बॉडी मूव कर सकता है, बट उसके अंदर दो पार्टिकल के बीच में कोई दो फिक्स पार्टिकल के बीच में पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फॉर एग्जांपल है मार्कर का एक मूवमेंट हो सकता है, बट मार्कर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कोई पोजीशन चेंज होगा, तो मार्कर को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? रिजिड बॉडी ट्रीट करेंगे, करेक्ट? लेकिन स्प्रिंग अगर रहेगा, स्प्रिंग के दो एंड पॉइंट पे दो पार्टिकल लगा दें, तब वो स्प्रिंग को हम लोग रिजिड बॉडी करेंगे। अगर मोशन में रहेगा तो वो आगे पीछे होता रहेगा, तब वहाँ पे हम लोग उसको रिजिड बॉडी की जगह ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है? एनीवे, तो अब नेक्स्ट है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस रिजिड बॉडी में कितना पार्टिकल? इनफाइनाइट पार्टिकल है। तो भाई आप इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास dm मान लीजिए, क्या मान लीजिए? dm, करेक्ट? कोई रिजिड बॉडी है तो उसमें जब हम एलिमेंट कहते हैं तो उसका मास dm ही मानते हैं, पार्टिकल बनाते हैं, और इसका यहाँ से डिस्टेंस है r। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm का, उसको हम लोग di बोलेंगे, क्या बोलेंगे? di। और di के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट? dm r स्क्वायर। इस तरीके से इस रिजिड बॉडी में, और जो जितना भी dm लेंगे उस dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस के अबाउट, कौन सा एक्सिस? जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जिसके अबाउट एग्जाम में पूछा गया। लेकिन जनरली सर एक्सिस रहता कौन है? तो जनरली वो एक्सिस रहता हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिक्वायरमेंट होता है जब वो कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहता है, करेक्ट है? मान लेते हैं कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे चल कर रहेगा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिक्वायरमेंट हो सकता है, करेक्ट है? फॉर एग्जांपल एक कोई डिस्क है, ऐसा तो हो सकता है ये डिस्क इस लाइन के अबाउट रोटेट करे,
और ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्क ऐसे रोटेट करे इस लाइन के अबाउट, तो जिसके, और ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्क इस मार्कर के अबाउट रोटेट करे, तो जिसके अबाउट रोटेशन लेगा उसी के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिक्वायरमेंट होगा। करेक्ट? मैंने उतना कुछ नहीं पढ़ाया है, बट ये तो फार्मूला मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बट एक फार्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इतना तो 11th क्लास में आपके सब बोले होंगे, इसको लिखना नहीं है। तो यहाँ पे टॉ एक्स के लिए क्या लिखेंगे, आई एक्स अल्फा एक्स, समझे? तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कार्टेशियन सिस्टम में 3 कंपोनेंट रहेगा ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। फोर्स का कितना, कार्टेशियन सिस्टम में कितना कंपोनेंट, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। वैसे टॉर्क का कितना कंपोनेंट, टॉ एक्स, टॉ वाई एंड टॉ जेड, राइट? तो यहाँ पे टॉ एक्स लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, आई एक्स, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर। सर वो आई एक्स मतलब आप ठीक है बैठिए, हाँ अच्छे से बैठिए, हाँ बोलिए। सर वो आई एक्स का मतलब स्केलर क्वांटिटी है, उसका मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब कंपोनेंट, वो कंपोनेंट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। आई एक्स बोलने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। कोई लाइन तो बोलना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा ना कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन, मैं उस लाइन को इंडिकेट कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ कंपोनेंट। यहाँ पे सिर्फ लिखने का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्स कंपोनेंट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ने का तरीका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। करेक्ट? एक इंडिकेशन हुआ। जनरली बुक में ऐसे लिखा रहता है टॉ इक्वल टू आई अल्फा, बहुत सारा चीज बोर्ड में लिखा रहता है, बट यहाँ बोला हुआ नहीं रहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच लाइन। तो जिस लाइन के अबाउट टॉर्क, उसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसी के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो इसमें बहुत सारी चीज बात। हाँ, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है? ये राइट टाइम पे आएगा तो समझ में आएगा। अभी इतना समझ में आया कि एक कोई रिजिड बॉडी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पार्टिकल मानेंगे, और उस पार्टिकल एक एलिमेंट लेंगे, राइट? जिसका मास क्या रहेगा, डीएम रहेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डीआई डीएम आर स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू तो रिजिड बॉडी का डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए समेशन लेंगे, क्योंकि पार्टिकल अलग अलग है, बट रिजिड इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। करेक्ट? चलिए अब यहां देखिए, इस फार्मूला का गौर से देखिए तो आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डीएम, राइट? इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, फर्स्ट थिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। करेक्ट? इस टाइप का शेप है तो हर पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस यहां से रहेगा। सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन व्हाट, mass of the particle, mass of the body. Third, moment of inertia also depends on density. मान लेते हैं कि आपका रिजिड बॉडी अगर होमोजेनस नहीं है, होमोजेनस नहीं है इसका मतलब है कि उसका डेंसिटी हर जगह पे इक्वल नहीं है, डेंसिटी वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ का डेंसिटी कुछ और रहेगा, यहाँ का डेंसिटी कुछ और रहेगा, और इस पॉइंट का डेंसिटी कुछ और रहेगा। तो यहाँ का डीएम और यहाँ का डीएम का सेम वैल्यू होगा या डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आ गया है बात? तो डीएम इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये बॉडी लेमिनार नहीं है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो आप डीएम के लिए ये तो लिखेंगे ना भाई, रो इनटू डीवी, रो इनटू डीवी। और डेंसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो अलग अलग जगह का डीएम अलग अलग होगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन
shape and size of the body. एक और पॉइंट लिखिए, it also depends on density of material. As well as it also depends on axis of rotation. About which rigid body are rotating. यहां तक डायग्राम सबको क्लियर है एवरीवन? अब यहां देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये मेरा फर्स्ट लाइन है जिसके बाद रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा था, करेक्ट? ये मेरा मान लीजिए ये मेरा सेकेंड लाइन है, इसके बाद अगर रोटेट करेगा तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा या डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा? और डिफरेंट होगा, ये मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट लाइन, करेक्ट? बट अगर इसके अबाउट रोटेट करेगा तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या डिफरेंट? और डिफरेंट होगा तो क्यों डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा तो सर हर डीएम का जो इस एक्सिस के अबाउट ईच एंड एवरी डीएम का जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस रहेगा या टोटल डिस्टेंस चेंज हो गया? तो डिस्टेंस चेंज होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? ये बातें समझ में आया कि ए लाइन और इस लाइन के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट का वजह क्या रहेगा कि ईच, अगर मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी सेम है, क्या है? डेंसिटी सेम है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल का डीएम का वैल्यू सेम रहेगा फॉर मोमेंट। मानते हैं डेंसिटी सेम है ईच एंड एवरी पॉइंट पे, राइट? लेकिन इस एक्सिस के अबाउट जो ईच एंड एवरी डीएम का जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वही डिस्टेंस क्या इस लाइन के अबाउट मिलेगा या अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा? अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट है ना? सवाल ज्वाइन किए हुए हैं? चलिए find the moment of inertia of the system about axis AB. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में मेरा M1 M2 दो पार्टिकल है अबाउट एक्सिस AB। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम about axis passing through M1 and perpendicular to line joining M1 and M2. एक मिनट यहाँ देखना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू M1 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, एक मिनट, M1 M2 को ज्वाइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बट M1 से पास करना चाहिए, वो लाइन कितना हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लो।
जेल में बैठना है, इनफाइनाइट टाइम हो सकता है वो। यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, मार्कर के इस एंड पॉइंट पे क्या है M1, और यहाँ यहाँ पे क्या है M2, तो दोनों का लाइन ज्वाइन करने वाला मेरा मार्कर हो गया। M1 से मैं लाइन पास कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, अब परपेंडिकुलर है या नहीं है, अब है या नहीं है, तो ऐसा कितना लाइन हो सकता है, देन एक लाइन कैसे बोर्ड कैसे हो जाएगा, वैसा इनफाइनाइट टाइम होगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about the axis passing through M1 and M2, passing through M1 and M2. Last question, find the moment of inertia about a line passing through center of mass and perpendicular to line joining M1 and M2. Find out moment of inertia about a line passing through where? Passing through center of mass of the system and perpendicular to line M1 and M2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके अबाउट आपको निकालना है, क्या लिखिए जिज्ञासा। मैंने एक लाइन का नाम दे दिया, लाइन मेरा ये भी है, तो क्या लिखेंगे, एक डिस्क्रीट पार्टिकल है तो दोनों का इंडिविजुअल निकाल के स्केलर वाइज ऐड कर देंगे, M1 R1 स्क्वायर प्लस व्हाट M2 R2 स्क्वायर, करेक्ट है ना, हो तो गया। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन में आपको किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है ना, इसका नाम लीजिए CD। मैं डॉटेड यहाँ देखिए डॉटेड लाइन से ड्रॉप कर दिया क्योंकि इट नॉट कंपल्सरी कि वो लाइन सिर्फ यहाँ पे ही रहेगा, करेक्ट, इनफाइनाइट हो सकता है वैसे ही। अच्छा ये बताइए कि अगर ये जो लाइन ए बी था, ये लाइन ए बी अगर ऐसे रहता तो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या सेम रहता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही है, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ से लाइन पास कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसा इनफाइनाइट लाइन हो सकता है। इसको घुमा दीजिए, ऐसे रहेगा तभी सेम वैल्यू रहेगा, मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब था, ऐसा रहेगा तो डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD के लिए क्या लिखेंगे, M1 का, M1 पार्टिकल का इस लाइन से कितना डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस, तो क्या इस लाइन के अबाउट इसका कितना है मास M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, नहीं होगा, सिर्फ किसका रहेगा, M2 का रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसका वैल्यू, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप तो भी हाँ ना बोला कीजिएगा, घर से जगह ज्वाइन करते हैं। सॉरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, सर एक्सिस पासिंग थ्रू M1 and M2। थर्ड क्वेश्चन था कि मुझे इस लाइन के अबाउट G and H के अबाउट निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन GH क्या होगा, ऑब्वियसली 0। इस पार्टिकल का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, पार्टिकल इस लाइन पे ही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या लिखिएगा,
करेक्ट है ना? और लास्ट क्वेश्चन क्या है? यस, तो सेंटर ऑफ मास, तो सबसे तो सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा ना। तो दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो फॉर्मूला पढ़ा चुका है ना। सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा? ये थर्ड क्वेश्चन के लिए तो यहां देखिए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? r1 प्लस r2 है। हाउ कैन वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप चाहेंगे तो एक काम कर सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आइए तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास को फर्स्ट क्लास में बताता हूँ। दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ऑलवेज दोनों पार्टिकल पे लाइन ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही होगा और उसके बीच में समझा रहेगा, और जिसका मास ज्यादा रहेगा सेंटर ऑफ मास उससे क्लोज रहेगा, जिसका मास कम रहेगा उससे सेंटर ऑफ मास दूर रहेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए, करेक्ट है? तो सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बोलिए, m1 m2 का कोऑर्डिनेट m2 इंटू 0 कर दें आप, प्लस m1 इंटू व्हाट x1 प्लस ये दिस वन और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं डायग्राम बनाया, तो एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं, दैट्स वाई फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी उसमें अप्लाई कराना था m1 r1 प्लस m2 r2। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? सही है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? m1 r1 प्लस r2 डिवाइड बाय m1 प्लस, करेक्ट है ना? तो मान लेते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ मास समवेयर यहाँ पे है, ये है सेंटर ऑफ मास। मुझे इस लाइन के अबाउट, लाइन एम के अबाउट मुझे निकालना है। तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ से मिला है? ये जो वैल्यू मिला है वो ये वैल्यू है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ले लिया ना। तो जो वैल्यू मिला होगा x का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिला होगा, तो ये आपका डिस्टेंस, ये वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको मिल चुका है। इसका नाम हम लोग r दे देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? r। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा भाई? r1 प्लस r2 माइनस r, हाँ है ना? पूरा डिस्टेंस था कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? r1 प्लस r2, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? r। तो क्या ये डिस्टेंस निकल गया? r1 प्लस r2 माइनस r। एक डिस्टेंस निकाल के बताइए कितना आता है फर्स्ट। m2 by m1 plus m2 into r1 plus r2। ये डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, करेक्ट? इस डिस्टेंस का नाम स्मॉल आप दे देते हैं। कितना हो गया? m1 r1 प्लस, अच्छा m1 r1 प्लस r2 प्लस m2 r1 प्लस r2 और माइनस m1 r1 प्लस r2 और डिवाइड बाय m1 प्लस ये टर्म और एक टर्म आपस में क्या हो गया? कैंसिल। m2 r1 प्लस r2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट है ना? यहां तक सबको समझ में आ गया है एवरीवन? इसको हटाया जाए।
चलिए, तो फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास अबाउट एम एन लाइन। इस लाइन के अबाउट, इस लाइन का नाम मैंने एम एन दे दिया था। क्या लिखिएगा, m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर और डिवाइड बाई 12। डिवाइड तो करना नहीं है, तो m1 और r का वैल्यू कितना है, स्मॉल r का, m2 r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई m1 प्लस, क्या सही है, स्क्वायर में प्लस m2 m1 r1 प्लस r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आप लोग एक बार देखिए तो सही है, करेक्ट है। इसमें से जो टर्म कॉमन हो सकता है उसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल फर्स्ट। सिंप्लीफाई करके देखिए तो ये आना चाहिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बताइए, ए वैल्यू, दिस वैल्यू, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव में अगर बन जाएगा तो इस क्वेश्चन को देने का सेंस क्या रहा होगा कि आपको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन जेईई मेन का सेट करना है, इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट चेक करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी। तो आराम से दे सकते हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द m1 एंड m। दोनों का रिवीजन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मेरा यहाँ पे है कि m1 और m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसमें कौन सा वैल्यू बड़ा है? जस्ट ऐसे ही क्यूरियोसिटी। तो बड़ा है छोटा है उसको डिवाइड करके रहते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, बड़ा है लेस देन 1 हो गया तो छोटा हो गया। तो m1 ऐसे ही कुछ दिमाग में आ गया है, उसको चेक करने के लिए मैंने m1 को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, करेक्ट? डिवाइड करने के बाद क्या मिल गया है, m1 प्लस m2 और डिवाइड बाई m2 आया ना, m1 बाई m2 अब प्लस 1। इसको किससे डिवाइड किया है? m1 को इस क्वांटिटी से डिवाइड किया है, आपका वैल्यू क्या मिला है? इसका m1 का इंडिविजुअल m1 का मास इससे क्या होता है, बाद में इस चीज को आगे चलकर न्यूक्लियस में रेडियोएक्टिविटी में आपको एक चीज पढ़ाएंगे जिसका नाम रहेगा रिड्यूस मास। क्या रहेगा? रिड्यूस मास। अरे बोलिए मुझे कैसे पता चला? तो एक्चुअली हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ना, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2। तो r = यही तो आता है, r1 r2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2। और ये जो वैल्यू आता है वो r1 r2 दोनों से छोटा होता है, तो वैसे मैंने वहां से गेस कर लिया, राइट? इसका मतलब है कि m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का वैल्यू m1 से भी छोटा रहेगा और m2 से भी छोटा रहेगा। m2 आल्सो इंडिविजुअली ग्रेटर देन व्हाट? ऑनलाइन स्टूडेंट ये जस्ट एक प्रूफ दिखा रहे हैं, ये समझ में आ गया? चलिए
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट m1 कितना आया था जरा बताएं। m2 r1 plus r2 उस लाइन का नाम क्या था? CD ना? cd m1 m2 r1 plus r2 whole square यस, ध्यान से देखिए m2 m1 के बाद एवा m2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आया है? m1 m2 by m1 plus m1 m2 अबाउट m1 plus m1 m1 plus m2 into what? r1 plus r2 r1 plus इस वैल्यू में कौन सा वैल्यू पड़ा? ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, समझे? पहले तो m1 के अबाउट पूछाएगा, फिर सेंटर ऑफ मास वाला पूछेगा, उसमें जो बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो वहां पे आप गेस नहीं कर सकते। बट दोनों में कॉमन फैक्टर तो यह है, ये तो कॉमन हो गया। बट ए वैल्यू और इस वैल्यू में ए वैल्यू बड़ा है, वैल्यू छोटा है। इसका मतलब है कि दिस वन ग्रेटर देन, चलिए से हम तो आप पढ़े हैं, मैं क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई अगर पैरेलल लाइन होता है, क्या होता है? मान लेते हैं कि मेरा सिस्टम है m1 और m2 का, यहाँ देखिए और बहुत सारा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और हर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं, करेक्ट? जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, तो उसमें से सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। किसके अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। इसको आगे के क्लास में भी प्रूफ करते रहूंगा, ठीक है? यही चीज मैं प्रूफ करना चाह रहा था। तो एक पहला चीज को प्रूफ कर दिया, यहाँ पे CD लाइन और AB लाइन क्या है? पैरेलल था, और सेंटर ऑफ मास को मैंने पैरेलल मान लिया, तीन लाइन को पैरेलल मान लिया। तो पहले CD के अबाउट दिखा दिया, CD का अबाउट मोमेंट से सेंटर ऑफ मास से ज्यादा है। और अब मान लेते हैं कि AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? m1 r1 स्क्वायर और प्लस व्हाट? m2 r2 स्क्वायर। अब इसमें कैसे कंपेयर कीजिएगा? इसमें सर न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो कंपेयर हो जाता, राइट? अभी कैसे कंपेयर करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा भाई। मान लेते हैं यहाँ पे सारे बच्चों के लिए, मान लेते हैं कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, करेक्ट? और आपको जल्दीबाजी में है, कुछ नहीं, एक काम तो कर सकते हैं, या आपको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा वैल्यू तो सिलेक्ट कर सकते हैं। m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg, करेक्ट? r1 इक्वल टू 1 मीटर, सबसे छोटा वैल्यू लेते रहिएगा, और r2 इक्वल टू 2 मीटर, ऐसे ले लीजिए। और ये वैल्यू न्यूमेरिकली तो आपको आसानी से प्रूफ हो जाएगा, आपको तो प्रूफ करके ही बताना है। तो आप मैंने कोई रैंडम कोई सोच तो लिया नहीं, रैंडम वैल्यू ले लिया। इसको मानते हुए ए वैल्यू निकालिए तो कितना आता है, और इसको मानते हुए ए वैल्यू निकालिए कितना आता है, जरा देखिए तो। क्योंकि ये जो ए बी लाइन था वो तो मेरा सोचा समझा लाइन नहीं है, स्टूडेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन ले लिया था। ऐसे प्रूफ करने का तरीका था कि इस वैल्यू को इसे डिवाइड करेंगे, इसको इस मोमेंट ऑफ इसको किससे डिवाइड करेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, करेक्ट? और अगर ग्रेटर देन 1 आ गया प्रूफ हो जाता। बट एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखिए, आपकी ज़्यादा आसान प्रूफ हो जाएगा। 6 और 9 नहीं, इसमें इसका वैल्यू बड़ा है, वो मैंने पूछा। IAB ज़्यादा, और ये वैल्यू क्या है? कम है। प्रूफ हो गया। तो इस एजम्पशन के साथ, इसके साथ मैंने क्या प्रूफ कर दिया? IAB ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट? अब AB लाइन कहाँ था? M1 M2 के बीच में कहीं था, तो IAB ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब मैंने यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया कि किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकाल रहे हैं और सो मेनी पैरेलल लाइंस के अबाउट, इसके लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ, बिटवीन द पैरेलल लाइंस, कंपैरिजन बिटवीन द पैरेलल लाइंस, करेक्ट? तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसके अबाउट होगा? लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ एक लाइन, एक इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर लीजिएगा। इफ वी हैव फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स
about so many parallel lines मैं उन सारे पैरेलल लाइन के बीच का बात मैं कर रहा हूं। देन minimum moment of inertia about the line passing through the center of mass. हो गया everyone? तो ये बात याद रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा इस बात से। तो लेकिन इसको मैंने बोला था किसी सिस्टम का बहुत सारा पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच का मैंने कंपेयर करिए। ऐसा नहीं कि एक ऐसा लाइन ले लीजिए, दूसरा ऐसा लाइन ले लीजिए, तो दोनों आपस में पैरेलल रहा, बिटवीन द पैरेलल लाइंस, राइट। चलिए देखो प्रॉब्लम छोटा और बड़ा नहीं होता है। प्रॉब्लम में आप छोटा सा प्रॉब्लम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट होगा। ये स्क्वायर है, करेक्ट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम Find the moment of inertia of the system about a line passing through the center of the square and perpendicular to the plane of the square. यहाँ देख लीजिएगा, मतलब कौन सा लाइन है मेरा। मान लेते हैं अगर मेरा ए स्क्वायर व्हाइट बोर्ड में है तो मेरा लाइन यहाँ से पास करेगा सेंटर से, और कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा या परपेंडिकुलर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड जस्ट लाइक दिस वन, इसके बाद भी निकल सकता है, करेक्ट। बट अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बाद निकालिए। तो उनका मास से और हाँ अगर आइडेंटिकल Twice I missed me. कितना Twice I missed me. वेरी गुड। कहाँ से रहेगा तो भाई यहाँ से रहेगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर इस मार्कर से क्या रहेगा, डायगोनल का हाफ, तो ये वैल्यू कितना रहेगा a बाई रूट टू। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अगर आइडेंटिकल मास है तो डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। किसी एक का निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये करेंगे ना। वो ऑनलाइन बच्चे नहीं बोलते हैं, क्या कीजिएगा बताइए। 4 इंटू एम ए बाई रूट टू का स्क्वायर। देखिए तो मैंने सही किया है वन ऑनलाइन का स्टूडेंट, 2m ए स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनाइए। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m are situated at the vertices of equilateral triangle. एक मिनट में टाइम दे बोर्ड को साफ कर दीजिए।
ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है, इसका साइड लाइन दिया हुआ है F और ये है AB और ए लाइन, दिस लाइन AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे तीनों वर्टिसेस पे क्या है, आइडेंटिकल मास, जिसका मास कितना है m। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about line AX, about the line AX। AX सेकेंड है, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया about one of the sides of the triangle। Third, find the moment of inertia about an axis passing through centroid and perpendicular to the plane of the triangle। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, m1 सॉरी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला इसमें ट्रायंगल का 3 y1 by 2 plus y2 divided by 3। सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर सेम होता है या डिफरेंट होता है? लेटरल ट्रायंगल तो सेम रहेगा, दूसरे में डिफरेंट होगा, राइट। So 1 का twice LR square, 2 का thrice LR square, फर्स्ट आंसर क्या है? twice LR square। फर्स्ट आंसर है 5 a minus power 4। ये तो आसान था। यहाँ देखिए, ये जब परपेंडिकुलर लाइन हो गया तो यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच करेगा। इस यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे लगता है l/2 होना चाहिए। हाँ मैंने गलत एक्सिस ले ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AX के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट होगा। इस लाइन के और इसका डिस्टेंस कितना है? 0। तो सिर्फ कौन रिस्पांस हो जाएगा? A रहेगा और A रहेगा, तो कितना हो जाएगा? ml² प्लस ml/2 का स्क्वायर मिलाकर कितना हो जाएगा? अब यहाँ एक मिनट रुकिएगा, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा आगे से एक कुछ ऐसा ही है कि टाइप ऑफ क्वाड्रेंट पढ़ा रहे थे, मुझे तो लगा था कि अच्छा यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही पढ़ाया जा रहा होगा, उसको कितना ध्यान की है रिएक्शन में, राइट भाई। क्वेश्चन एक इसको लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। डेमो, ये कोई ऐसे लाइट रॉड का फ्रेम बना हुआ है, उसके वर्टिसेस पे 3 पार्टिकल है। क्वेश्चन दिया है कि इसके अबाउट पूरा चीज रोटेट कर रहा है।
करेक्ट. देन फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो रोटेशनल काइनेटिक के लिए तो आगे चल के यही मैं लिखवाने वाला हूँ. तो इस पूरे सिस्टम का इसका मोमेंट कितना लगेगा. तो यहाँ जो काम कर रहे हैं आगे चल कर यूज में आ जाएगा. करेक्ट, समझ में आ गया. तो ये अगर ऐसे पूछेंगे तो आपका इस ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम का करेक्ट तो नहीं तक इसके अंदर मोमेंट कि आपसे पूछ लिया गया. ठीक है ना. चलिए वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल के अबाउट क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या है. तो सर वन ऑफ द साइड मतलब कोई एक साइड ले लीजिए. तो मान लेते मैंने साइड ए ले लिया. तो जैसे ही आप साइड ए बी के अबाउट यहाँ देखेंगे सब लोग साइड ए बी के अबाउट ले रहे हैं तो ए और बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा नहीं रहेगा. सिर्फ किसके वजह से मोमेंट क्या होगा सी की वजह से होगा. करेक्ट. तो इसके लिए क्या चाहिए एम यहाँ से ए डिस्टेंस कितना होता है कितना √3/2 L. तो √3/2 L का स्क्वायर हो जाएगा. कितना आंसर हो जाएगा 3ml²/4. नेक्स्ट किसके आउट था सेंट्रल. तो सेंट्रॉइड के अबाउट था. तो सबसे खास बात है कि सेंट्रॉइड इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपके लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन हो गया. अगर ये इक्विलैटरल नहीं रहता तब थोड़ा डिफिकल्टी रहता नहीं रहता. हर वर्टिस से आप अगर इक्विलैटरल नहीं रहा ऑल साइड्स आर डिफरेंट तो तक हर वर्टिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस अलग अलग होगा. करेक्ट. बट इस केस में अगर आप किसी एक का इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड तो यहाँ पे रहेगा. इस परपेंडिकुलर यहाँ पे जो बिल्कुल इसको इस साइड का मिड पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को 30 डिग्री से तो जहाँ पे कट करेगा वही तो आपका सेंट्रॉइड है. क्या है सेंट्रॉइड. तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे ए से डी का या पी द सेंट्रॉइड. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा एपी का जो वैल्यू बताइए 1/√3 ऐसे. हाँ मतलब L/√3 बोलना चाहते हैं राइट. तो यहाँ से इसका A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस और C से P का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा सेम रहेगा. देन और यहाँ पे सबका मास इक्वल है तो किसी एक के वजह से निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × m L/√3 का स्क्वायर. हाउ मच ml स्क्वायर से होगा. क्लियर किया आपने. क्या हो गया कैंसिल. सबको डिस्टेंस फार्मूला पता है और मेजरमेंट में. अब आपको पता ही नहीं कि एक लेटर ट्रायंगल है या नहीं है. मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है. पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया. यहाँ लिखिएगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक मिनट m1 m2 और m3 का मैंने z कोऑर्डिनेट दिया. फिर कौन सा कोऑर्डिनेट दिया x और y. इसका मतलब ऑल दीस थ्री पार्ट लाई इन द xy प्लेन. लाई इन दिस प्लेन xy प्लेन. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of m1 m2 m3 above the line
passing through centroid of the triangle ABC, passing through centroid of the triangle ABC and perpendicular to xy plane, and perpendicular to xy plane. इसको घर से सॉल्व करके लाइएगा। इस केस में सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस सेंट्रॉइड का तो एक्स कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और फिर डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका निकाल लेंगे, करेक्ट। और तब वहाँ पे सबका अलग अलग यहाँ पर रहेगा, करेक्ट। मास भी डिफरेंट है और डिस्टेंस भी मैंने क्या कर दिया। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इस क्वेश्चन को पूछने का सेंस क्या रहेगा कि थोड़ा सा मैथ के साथ हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, और इसमें हो सकता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो थोड़ा आपके और भी आसान हो जाएगा, बट मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। तो आज मैं सिर्फ डिस्क्रीट पार्टिकल का देखा, बट जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी एक दो खास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चलेगा। ओके एवरीवन, लेकिन सब लोग लाइन पे बने रहिए, अभी 2 मिनट की लाइन पे बने रहिए।